बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूटीपी उमर तारिक पीरज़ादा यूटीपी के यूटोपिया के प्लेटफॉर्म से दोबारा हाजिर हूँ और आज हम अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूटोपिया प्रोजेक्ट मैनेज डिस्कशन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक ज़बरदस्त होनहार मेहनती और आई थिंक थोड़े इंस्पिरेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल के साथ आज बात करेंगे। उमैर खालिद, बहुत सारे लोग जानते होंगे इनको। ये कराची के एजाइल चैप्टर के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इंडस्ट्री में इनका एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। ख़ास तौर से रिसेंटली इनका टीपीएस में जो कि आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता है, वन ऑफ द बेटर सॉफ्टवेयर हाउसेज, ग्लोबली रिनोन्ड सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, उसमें इन्होंने डेवऑप्स को ये हेड करते हैं। और जिन लोगों को डेवऑप्स के बारे में नहीं मालूम वो इंशाल्लाह आज काफ़ी जान जाएंगे। लेकिन ये एक बहुत क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ द स्केल्ड एजाइल फ्रेमवर्क भी है। और जनरली आई थिंक अगर हम एजाइल के एम्बेसडर्स ढूंढते हैं ख़ासतौर से पाकिस्तान में, तो आई एम श्योर उमैर खालिद उस लिस्ट में ज़रूर आएंगे। तो आपको आज वो फ्लेवर मिलेगा कि एजाइल जो है सिर्फ एक टेक्निकल चीज़ नहीं है, बट एक्चुअली एक माइंडसेट है। और इस थीम के अराउंड हम कोशिश करेंगे कि उनके एक्सपीरियंस से हम सीखें भी कि किस तरह उन्होंने एजाइल को एम्ब्रेस किया प्रोफेशनली एंड पर्सनली, एंड फिर उसके अंदर से क्या क्या बेनिफिट्स निकले, क्या चैलेंजेस आए और किस तरह इन्होंने अपनी ज़िंदगी को एजाइल बना दिया है। तो उमैर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आई थिंक अगर तो शुरू में थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन आप इलेबोरेट कर दें। मैं आई एम श्योर मैंने जस्टिस नहीं की होगी, लेकिन हमारी ऑडियंस के लिए आप थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें और फिर लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। जी शुक्रिया उमर, सबसे पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरा वैसे तो आपने एक इंट्रोडक्शन करवा दिया कि टीपीएस के अंदर हेड ऑफ डेवऑप्स के तौर पे मैं इस वक्त अपना रोल प्ले कर रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं कि मैं एक्स प्रेसिडेंट था एजाइल कराची का, जो कि पाकिस्तान एजाइल डेवलपमेंट सोसाइटी का कराची चैप्टर है। इसके अलावा मेरे और 2-3 कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जिसके अंदर एक इनिशिएटिव मेरा जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है मसावा के नाम से, जहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के लिए डिजर्विंग लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा अभी मेरा डॉक्टरेट जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 मंथ्स में जो उसकी फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट हो जाएंगी, तो देन आई विल बी डॉक्टरेट इन मैनेजमेंट साइंसेस इंशाल्लाह। इसके अलावा आई थिंक एज एक्स क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर ऑफ ईडेफ टेक्नोलॉजीज, वहां से भी शायद कुछ लोग मुझे जानते हो, जहां पर मैंने एज अ स्क्रम मास्टर एंड देन एज एजाइल कोच कुछ अपना रोल प्ले किया था। तो ये कुछ मेरी प्रोफाइल में से कुछ ऐसी मेजर चीजें हैं जो जिससे मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं अभी तक मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है एजिलिटी के हवाले से, और किस तरह से मैंने यूटिलाइज किया अपने करियर के अंदर और अपनी लाइफ के अंदर एजिलिटी को, एंड देन ऑब्वियसली टुवर्ड्स डेवऑप्स। जी जी, ज़बरदस्त। और आई एम ऑलरेडी एक्साइटेड नाउ। प्री डिस्कशन में तो हमने थोड़ी सी हिंट ली थी, लेकिन डॉक्टरेट आपका कंप्लीट हो रहा है, ये एन एडिशन थिंग जो मुझे नहीं मालूम थी। और मैनेजमेंट साइंसेज में माशाल्लाह। सो डॉक्टर उमैर खालिद, हम थोड़े दिनों में आपको बुलाना शुरू कर देंगे, विच ऑब्वियसली इज़ अ बिग अचीवमेंट। तो आई थिंक उमैर ऐसे स्टार्ट करते हैं कि पहले ये माइंडसेट की ज़रा बात करते हैं कि ये क्या एजाइल होना क्या है, और ये माइंडसेट को इससे क्यों कहा जाता है। एजाइल तो एक टेक्निकल चीज़ है, इसको माइंडसेट से क्यों लिंक किया जाता है। असल में उमर, एजाइल 2001 में आया, आज 2021 तक हम एजाइल की अवेयरनेस, एजाइल के बारे में लोगों को कन्विंस करना, इन चीजों के बारे में आज तक हम बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट आफ्टर 20 इयर्स, और स्पेशली पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में। तो मेरे ख्याल से जो प्रॉब्लम हुई है वो प्रॉब्लम ही ये हुई है कि इसको मैं इस तरह से देखता हूँ, इफ आई टेक अ लुक एट इट इन सम अदर वे, शायद थोड़ी सी मेरी बात लोगों को कुछ कंट्रोवर्शियल लगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके बताऊं। जैसे अगर हम इसको रिलीजन के साथ लिंक करके देखते हैं ना, तो रिलीजन में हमारे क्या था कि एक ज़ाब्ता हयात एक हमें दिया गया, लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स हमें बता दिए गए। वो एक खास जगह पे जाके वो प्रिंसिपल्स अप्लाई हुए, खास दौर के अंदर वो प्रिंसिपल्स अप्लाई हुए, वहां से कुछ प्रैक्टिसेस जनरेट हुई। तो उन प्रिंसिपल्स से ज्यादा जो लोगों का हमारा जो फोकस हो गया, जिस तरह से हमने रिलीजन को डिफाइन किया, वो उन रिचुअल्स के ऊपर किया या उस स्पेसिफिक उस कल्चर के एलिमेंट्स के ऊपर किया। जबकि मैं ये समझता हूँ कि वो रिलीजन ऐसा था कि वो प्रिंसिपल्स ऐसे थे कि वो किसी भी कल्चर के अंदर जाते, वो उसमें से जो बुराइयां थी उन बुराइयों को खत्म कर देते और उसमें से जो अच्छाइयां थी उनको ऐड कर देते।
लेकिन हमने उन प्रिंसिपल से ज्यादा फोकस कर लिया उस स्पेसिफिक कल्चर में जहां पर हमें उसका एक मॉडल शो किया गया था। तो इसी तरह की ऑब्जर्वेशन मेरी रही एजिलिटी के हवाले से भी कि एजिलिटी जब आई और एजाइल के जब फ्रेमवर्क्स डेवलप होना शुरू हुए इन सिलिकॉन वैली एंड इन सम अदर कंट्रीज, और जब उसको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने अडॉप्ट किया, तो बजाय इसके कि एजाइल का जो मैनिफेस्टो था, एजाइल का जो माइंडसेट था, एजाइल की जो वैल्यूज थी, जो प्रिंसिपल्स थी, उनको अप्लाई करने का बजाय हमने ज्यादा फोकस कर लिया उन प्रैक्टिसेस के ऊपर, उन टेक्निकलिटीज के ऊपर, उन डिटेल्स के ऊपर, जो कि उस कल्चर के अंदर स्पेसिफिकली अप्लाई हुई थी। और उसका नुकसान फिर ये हुआ कि फिर हमें उसके जो जब सेटबैक्स मिलना शुरू हुए, उसके जब हमें डिसएडवांटेजेस होना शुरू हुए, तो जो बिजनेस ओनर्स, जिन लोगों को हमें कन्विंस करना था एजिलिटी के हवाले से, जो पहले डाउटफुल थे उसकी वैल्यू के हवाले से, वो और ज्यादा डाउटफुल हो गए कि ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग अ ट्रेंड या कोई एक बज़वर्ड को तो नहीं अडॉप्ट किया जा रहा। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर कुछ कसूरवार हम एजाइल प्रैक्टिशनर्स भी हैं, जहां पर हमने बहुत ज्यादा फोकस कर लिया उन प्रैक्टिसेस के ऊपर। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं उन प्रैक्टिसेस से ज्यादा जो मैनिफेस्टो है और जो प्रिंसिपल है उसके साथ मैं ज्यादा स्टिक रहूं, और फिर जहां पर जिस तरह से लाइफ में एजिलिटी को अप्लाई कर सकूं एज अ माइंडसेट, और जिस जगह पर जैसी जरूरत हो उस जगह पर वैसे ही एजाइल को अप्लाई किया जाए, बजाय इसके कि एक फ्रेमवर्क या एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस लेके उसको हर जगह फिट इन करने की कोशिश की जाए। तो अभी आप थोड़ा सा अगर एक्सप्लोर करेंगे मेरी डिफरेंट मेरे एक्सपीरियंसेस को एजाइल के अंदर, तो आपको बहुत डिफरेंट नजर आएंगे कि नॉन प्रॉफिट में एक बिल्कुल अलग तरीके से हो रहा है, स्टार्टअप में बिल्कुल एक अलग तरीके से एजाइल इम्प्लीमेंट हो रहा है, और इसी तरह अगर मैं किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में हूँ तो वहाँ एक डिफरेंट फ्लेवर मिलेगा आपको एजाइल का, और अगर मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हूँ तो वहाँ पर एक डिफरेंट आपको फ्लेवर मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा जरूरी है कि जो उसकी का मैनिफेस्टो है, प्रिंसिपल्स, उसके साथ आपकी ज्यादा कमिटमेंट होनी चाहिए। सो दैट इज माय लर्निंग ऑफ लाइफ। ठीक है, ठीक है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली मसले इसलिए आ रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिसेस एंड फ्रेमवर्क की इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा चले गए, वर्सेस के वो जो कोर रीज़न थे, मतलब जिसकी जो एक तरह से डीपर अगर हम बात करें कि रीजंस और वो प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ जिसकी वजह से एजिलिटी आई थी, उस पर फोकस हट गया है एंड उसकी वजह से हमें अभी भी मुश्किल आ रही हैं। ठीक है, तो आई थिंक बेस्ट तो यही होता है कि एग्जाम्पल से ही पे बात की जाए। तो आपने अपने लेट्स से नॉन प्रॉफिट का, अगर हम वहीं से शुरू करते हैं, तो आपने इंडिकेट किया कि नॉन प्रॉफिट के अंदर अगर एजिलिटी लाई जाए, तो आपने अपने मसावा जो ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया। तो आई थिंक वेरी ब्रीफली अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दें ताकि लोगों को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाए, और फिर किस तरह उधर आपने अगर एजिलिटी को एक्सपेरिमेंट किया, क्या आपके लेसन्स थे, आई थिंक दैट विल बी वेरी यूजफुल। अच्छा, मसावा का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेरा क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा था पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जो कि डायरेक्टली लोगों को डोनेशंस और इस तरह की हेल्प करती थी जो नीडी लोग होते थे। वहां से शायद मुझे ऐसा लग रहा था, मेरी अपनी फीलिंग ये थी कि एक कल्चर एक ऐसा डेवलप हो रहा है कि लोग डिपेंडेंट हो रहे हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, रादर देन कि वो खुद स्ट्राइव करें फॉर बीइंग सेल्फ सफिशिएंट। तो फिर मैंने अपना एक इनिशिएटिव इसलिए स्टार्ट किया कि मैंने कहा कि मैं सिर्फ दो एरियाज लूंगा जहां पर लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए, एक एजुकेशन का होगा और एक एम्प्लॉयमेंट का होगा। और इसमें हम करेंगे ये कि एटलीस्ट लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उसके लिए हम उनको फैसिलिटेट करेंगे कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी एजुकेशन की भी मिलनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट की भी मिलनी चाहिए, जो कि आज नहीं है। और उसके बाद फिर ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्राइव करते हैं और वो किस तरह से उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो उसके लिए फिर हमने लोगों को आइडेंटिफाई करना शुरू किया, उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को जो अपने फाइनेंशियल चैलेंजेस या कंस्ट्रेंट्स की वजह से एजुकेशन जिनकी कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी या फिर किसी तरह से स्ट्रगल कर रहे थे। इसी तरह कुछ ऐसे लोग जो इनिशियल फंडिंग की वजह से या कुछ अपने बेसिक स्किल सेट की वजह से वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिल रही थी, तो हम उनको इस तरह का कोई स्किल सेट प्रोवाइड कर दें या उनको एक इनिशियल फंडिंग प्रोवाइड कर दें जहां से वो अपनी एम्प्लॉयमेंट या अपनी अर्निंग वो कंटिन्यू कर सकें। तो बेसिकली इन दो एरियाज को ध्यान में रखते हुए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4-5 साल से हम लोगों ने इसके अंदर अगर इस वक्त शायद आपके पास टाइम की कमी होगी, वरना कभी इसके ऊपर अगर डिटेल में हम करेंगे बात तो फिर मैं आपको उसको थोड़ा सा ज्यादा इलेबरेट कर सकता हूँ कि किस किस तरह से हम लोग अभी तक लोगों को इनेबल किया है। स्टिल देयर इज अ लॉट टू डू ऑब्वियसली, क्योंकि हम कोई पाकिस्तान के अंदर कोई 22 करोड़ लोगों के स्केल के ऊपर तो काम नहीं कर सकते, हम एक लिमिटेड स्केल के ऊपर काम कर रहे हैं, बट द वर्क दैट इज बीन डन इज हैज बीन रिमार्केबल।
because of the commitment of our donors or partners और जो लोग हमारे साथ बोर्ड में काम कर रहे हैं, it has been phenomenal. तो यहाँ पर हमने एजिलिटी को बेसिकली एजिलिटी के कुछ जो प्रिंसिपल्स है कोलैबोरेशन हमने डोनर्स और बेनिफिशरीज के साथ जो कोलैबोरेशन अपनी रखी है, वो हमारा मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई ऑलमोस्ट 50,000 प्लस एनजीओस काम कर रही हैं, उसके बावजूद कुछ लोग अगर हमारे पास आ रहे हैं मतलब इस चीज के डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बहुत ज्यादा हम मार्केटिंग कैंपेन नहीं कर सके, इन सब चीजों के बावजूद, तो दैट इज बिकॉज क्योंकि हमारा कोलैबोरेशन इतना ज्यादा स्ट्रांग है, उसकी वजह से एक ट्रस्ट उनका डेवलप हो गया। आपको पता होगा एजिलिटी के अंदर ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रुथ, ये 3 T's हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये बेसिकली इसके ऊपर हमने फोकस किया और रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा हमें मिले। तो एक तो ये, और दूसरा सबसे बड़ा एजिलिटी का हमने जो एस्पेक्ट इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया वो ये किया कि हम अपने मॉडल के अंदर भी चेंजेस लेकर आते रहे। हर साल हम अपने आप को एक थोड़ा सा रिवाइव करते हैं, देखते हैं हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं, रेट्रोस्पेक्टिव करते हैं हम अपनी डायरेक्शन को बेहतर करते हैं। तो कंटिन्यूस फीडबैक, लर्निंग, कोलैबोरेशन, ये जो एजिलिटी के एस्पेक्ट्स थे, इनको हमने एक नॉन प्रॉफिट के अंदर इम्प्लीमेंट करके और इससे पूरी तरह फायदा उठाया है। हमने ये नहीं सोचा कि इसके अंदर तो क्योंकि हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर रहे हैं या इसके अंदर हम कोई स्प्रिंट प्लानिंग की मीटिंग नहीं कर सकते या उस तरह के रिचुअल्स के ऊपर हमने फोकस नहीं किया, हमने कोर वैल्यूज के ऊपर फोकस किया और रिजल्ट्स हमने इससे हासिल किए। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। पहले तो मतलब काम ही इतना नेक है, तो वो तो एक तरफ आई एम श्योर उसमें भी बरकतें खुद ही आ जाती हैं जब आप कोई नेक काम कर रहे होते हैं। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग कि वाकई अगर रिचुअल्स को थोड़ा सा साइड पे कर दिया जाए और कोर जो चीज़ें हैं जो कि बेसिकली, जैसे हम दोबारा रिपीट कर रहा हूँ थोड़ी, कि जिस वजह से वो मैनिफेस्टो आया था और वो क्या रीजंस थे इसकी वजह से वो लोग जमा होके दे केम आउट विद इट, तो उसके बेनिफिट्स जो हैं, और ख़ासतौर से आई थिंक आजकल के दौर में भी ये मुख्तलिफ डिस्कशंस में ये निकला है हमारी कि क्योंकि इतनी चेंज इतनी जल्दी आती है और अनसर्टेनिटी इतनी, हमारा मुआशरा एक तरह से अराउंड इतना जल्दी चेंज होता है, तो एजाइल सीम्स टू बी अ गुड वे टू अप्रोच दिस न्यू वर्ल्ड, सो टू से। मतलब कैसे हम अपने आप को एडजस्ट करते रहें और निम्बल रहें, और तो आई थिंक ये रेट्रो और कंटिन्यूस लर्निंग और ऑब्वियसली रिलाइंग ऑन कोलैबोरेशन, कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता अकेला और मैं खुद एक अकेला एक्सपर्ट नहीं हूँ, मतलब देयर इज अ कम्युनिटी अप्रोच टू दिस। आई थिंक ये आपकी बातों से सामने आ रहा है। अच्छा जी, अब आई थिंक दूसरा एग्जांपल जो आपने मेंशन किया वो था फिर आपका पीएचडी, मतलब डॉक्टरेट इटसेल्फ के अंदर। अब क्योंकि आप एक एजाइल माइंडसेट में आ चुके हैं और प्री डिस्कशन में आपने एक वर्ड यूज किया कि आप ऑब्सेस्ड हैं एजाइल के साथ, तो उसमें नेचुरली जो है हर चीज में फिर आपको नजर आ रही होती है। तो अब आई थिंक इस एंगल पे देखते हैं कि अगर आपने डॉक्टरेट अपनी, जो कि बहुत ही पहली बात बड़ा एंडेवर होता है, एक बंदा रिसर्च एंड डॉक्टरेट की तरफ जाता है, तो उसके अंदर फिर कैसे आपने अप्लाई किया एजाइल अपनी? अच्छा उमर, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मैंने जब डॉक्टरेट में अपनी यूनिवर्सिटी में रजिस्टर किया था उस वक्त तक हमारी यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट साइंसेज में सिर्फ एक डॉक्टरेट पास करके निकला था। अच्छा। और उस वक्त तक डजन्स ऑफ डॉक्टरल कैंडिडेट्स जो हैं वो गिव अप करके जा चुके थे। वजूहात बहुत ऑब्वियस थी। वजूहात ये थी कि पॉलिसी चेंजेस आ जाते थे, जब वो काम करने जाते थे तो उस वक्त उनके काम के अंदर इतनी ज्यादा चेंजेस प्रपोज हो जाती थी, इतने ज्यादा चेंजेस उनके सराउंडिंग्स में हो जाते थे, सुपरवाइजर्स चेंज हो जाते थे, इवैल्यूएटर्स चेंज हो जाते, तो हर जगह चेंज ही चेंज उनको मिल रहा होता था। और उस चेंज से घबरा के वो गिव अप कर जाते थे कि ये तो कहीं पकड़ में नहीं आ रहा, हम एक चीज करते हैं और वो फिर चेंज हो जाती है। तो क्योंकि एजिलिटी का माइंडसेट था, तो अपने आप को ये समझा लिया था कि उस वक्त तो एक मीम भी चल रही थी ना कि ये तो होगा, ये तो तो होगा, सही। वो समझ में आ गया था कि ये तो होगा। तो ये, अच्छा मैं आपको बताऊं चेंजेस कहाँ कहाँ पर थे। मैंने अपना जो डिसर्टेशन स्टार्ट किया, वो जब टॉपिक जो मैंने इनिशियली एक आइडिया सोचा था और जब मैंने वो फाइनल मेरा जो प्रपोजल अप्रूव हुआ वो इतना ज्यादा डिफरेंट था कि वो एक नॉर्मल माइंडसेट के साथ वो इतना ज्यादा डिफरेंस कभी आ ही नहीं सकता था। आप स्टिक रहते अपने जो ओरिजिनल आपका आइडिया था उसके साथ। लेकिन तकरीबन 1 साल लगाया मैंने उस टॉपिक को इवॉल्व करने के ऊपर, बेस्ड ऑन माय लिटरेचर रिव्यू, बेस्ड ऑन फीडबैक। अगेन यहाँ पर कंटिन्यूस फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट था। एक तो सबसे पहले ये कि यूनिवर्सिटी ने खुद ही ये रियलाइज कर लिया था। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं, यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ था
एक बंदे ने 5 साल लगाए अपने डिसर्टेशन कंप्लीट करने के लिए। उसने कुछ डिफरेंट कंट्रीज में जाके अपनी डाटा कलेक्शन की। जिस वक्त वो अपना डिसर्टेशन डिफेंड करने के लिए वहां पर खड़ा हुआ, तो उसको इवेल्युएटर्स ने कहा कि आपकी मैथडोलॉजी ठीक नहीं है। ओहो। तो उसने कहा कि अगर ये मैथडोलॉजी चेंज करता हूँ तो मुझे अपनी डाटा कलेक्शन रिपीट करनी पड़ेगी, जो मैंने जाके कुछ कंट्रीज में किया। उन्होंने कहा वी डोंट नो अबाउट इट, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, और आप इसको अपनी मैथडोलॉजी को ठीक करें। और ओके। ऑब्वियसली ये उसके लिए किसी तरह भी प्रैक्टिकल नहीं था। सो आफ्टर 5 years ऑफ एफर्ट उसको ये पता चल रहा था कि जो उसने ईयर 1 में जो काम किया था तो वो ठीक नहीं था। तो हम्म। आफ्टर 5 years ऑफ एफर्ट ही गेव अप आफ्टर हैविंग नथिंग इन हिज हैंड, और कोई ओहो। डिग्री उसके पास नहीं थी। तो उस तरह के एक्सपीरियंस के बाद यूनिवर्सिटी ने खुद भी ये रियलाइज कर लिया कि एटलीस्ट सेमेस्टर एंड पे हम एक हाँ ये। इवेल्युएशन जरूर करें और लोगों को फीडबैक दे दिया करें, ताकि अगर वो हम्म। कहीं गलत जा रहे हैं तो वो एक तरह का एक रेट्रो हो जाता है वो। तो सही। उसका एक सेमेस्टर आया होगा, उसके 5 साल जाया नहीं होंगे। एक सही। तो स्टेप यूनिवर्सिटी ने लिया, एक मैंने खुद अपने तौर पे लिया कि मैंने अपार एक्स्ट्रा माइल जाके कुछ हमारे जो एक्सपीरियंस्ड इवेल्युएटर्स थे, कुछ हमारे अराउंड में जो डॉक्टरेट थे पहले से, उनके साथ मैंने फीडबैक कंटिन्यूअसली लेना शुरू कर दिया। उससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। जहां मैं मिस्टेक करता था फौरन वो मिस्टेक मुझे मालूम होती थी, उसको मैं करेक्टिव एक्शन लेके ठीक कर लेता था। तो उससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब फाइनल स्टेजेस भी क्रॉस कर चुका हूँ। सो इट्स जस्ट अबाउट द फॉर्मेलिटीज नाउ। तो इससे मुझे चेंजेस के हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली, क्योंकि पॉलिसीज में भी चेंजेस आ रही थी। मेथोडोलॉजी में कोई कहता था कि इसको स्टार्टअप्स को कंपेयर कर लो, कभी कोई कहता था कंपैरिजन ना करो। ठीक। तो वो चीजें मुझे उतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता था, मैं इस चीज के लिए मेंटली रेडी था कि ये चेंजेस आएंगी, और आएंगे। मैं उस कंटिन्यूस फीडबैक के साथ फिर जो है उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करता था अपने काम के अंदर। सो दिस एजिलिटी माइंडसेट हेल्प मी देयर आल्सो। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मैं बस वो एम्पथाइज कर रहा था जिस शख्स का आपने अभी एग्जांपल लिया, जो बेचारे 5 साल लगकर और एकदम से आपको पूरी मेहनत वो जहाँ। वाटरफॉल पे चल रहा था। हाँ एग्जैक्टली, वो आखिर में पता चला कि भाई मिस हो गया वो। आई एम सो सॉरी फॉर द पर्सन। आई होप उनकी एनर्जी वापस आ जाए एंड समहाउ फाइंड्स अ वे टू डू इट। बट वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब इट इज क्वाइट आई ओपनिंग कि जस्ट बिकॉज आपके सोचने का तरीका मुख्तलिफ है तो यू आर एबल टू डील विद चेंज, और दिस इज द रियलिटी के बल्कि इसमें तो आपने एक इंटरेस्टिंग ये काम किया कि आपने अपनी तरफ से जाके फीडबैक लिया कि रादर देन बिल्कुल। एक लेट्स से एक सीक्वेंस बना लेते कि भाई हमें मिलता सेमेस्टर पे, और यू डिडंट इवन वेट फॉर द सेमेस्टर सो टू से कि भाई मुझे मिलता रहे और मैं कोर्स करेक्ट करता रहूं एज वी गो अलोंग। अच्छा उमर, जबरदस्त। मैं आपको एक और चीज आपके साथ शेयर करूं इंटरेस्टिंग। 2013 और 14 में मैंने एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हेल्प एक वेबसाइट है इंडिया की, वहां पर मैंने एक पूरी सीरीज लिखी थी अच्छा। एजिलिटी के हवाले से। और मैंने वहां पर एक पूरा आर्टिकल इस चीज के ऊपर लिखा था कि कौन सी कंपनीज ऐसी हैं और कौन से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें आपको एजिलिटी की जरूरत है, कहाँ पर आपको एजाइल अडॉप्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। अच्छा, 10 साल पहले तक मेरी ऐसी सोच थी कि आपको सिलेक्टेड रहना है, कि यानी यहाँ पर हम्म। एजिलिटी फॉलो करनी है, यहाँ पर नहीं करनी। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो लार्ज साइज प्रोजेक्ट्स होंगे, उसमें एजाइल फॉलो नहीं होगा, जहाँ पर रिक्वायरमेंट्स क्लियर है वहां पर नहीं होगा। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा, ग्रेजुअली मैंने रियलाइज ये किया कि इस वक्त जिस तरह की इंडस्ट्री, हमारे खासतौर से हमारी इंडस्ट्री चल रही है, लेकिन इसके अलावा अगर आप ओवरऑल ग्लोबली अगर आप ट्रेंड्स देखें अक्रॉस द इंडस्ट्रीज, एक तो इंडस्ट्रीज की बाउंड्रीज ही ब्लर हो चुकी हैं। आपको हम्म। नहीं पता चलता कि करीम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री का है या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बिल्कुल। का है। ठीक बिल्कुल। है, और अब वो फिनटेक में भी आ गए। तो एक तो इंडस्ट्रीज की बाउंड्रीज ही ब्लर हो गई हैं, तो अक्रॉस द हम्म। इंडस्ट्रीज चेंजेस इतने ज्यादा हो गए, इनोवेशन की स्पीड इतनी ज्यादा हो गई है कि अब आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं कि आप एजिलिटी पे नहीं जाना, अब आपको एजाइल हम्म। होना है। अगर आपको मार्केट के अंदर सरवाइव करना है, जो फास्टर फिश वाला कॉन्सेप्ट है, जी। तो आपको एजाइल होना है। हाँ, एजिलिटी किस तरह से अडॉप्ट करनी है, दैट कैन बी अ क्वेश्चन, लेकिन हम्म। एजाइल हुए बगैर अब गुजारा है नहीं। तो है ये नहीं। चीज अब नफली नहीं रह गई है, वाजिबी हो गई है समझ में। ठीक ठीक ठीक। वेल सेड, वेल सेड। आई थिंक ये दिस इज अ गुड सेगवे इनटू आपके करंट रोल में। आई थिंक डेवऑप्स का जो एरिया है उसमें मैं सबसे पहले आई थिंक आपसे थोड़ा कल्चर के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि डेवऑप्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था या आपने आके एस्टेब्लिश किया, तो आई थिंक वो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाएगा। लेकिन ये डेफिनेटली कल्चरल एलिमेंट थोड़ा पहले आता है अगर खास तौर से ट्रेडिशनल चेंज हो रहा हो। तो थोड़ा इस पे अगर आप रोशनी डालें कि डेवऑप्स लाते हुए और कल्चर को चेंज करना पड़ा या ऑलरेडी था, या किस तरह चैलेंजेस आए आपके करंट रोल के अंदर। सो ये तो आपने मेरा फेवरेट क्वेश्चन कर दिया।
और मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो टाइम है जी। सेशन का उसके अंदर ही इसका आंसर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये पिछले 5 साल के एक्सपीरियंसेस हैं, बड़ी स्ट्रगल है, बड़ी इसके अंदर पेन्स हैं, बड़े अप्स एंड डाउन्स हैं इसके अंदर। तो वी कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। 2016 में मैंने टीपीएस ज्वाइन किया था। उससे पहले मैं कुछ टेस्ट ऑटोमेशन के हवाले से कुछ काम कर रहा था एज अ क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, और वहां पर मेरे पास एक एडिशनल चार्ज भी था एज एन एजाइल कोच। यहाँ पर मैंने जब मूव किया तो अपने टेस्ट ऑटोमेशन के एक्सपीरियंस की बेसिस पे CI/CD बेसिकली कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट का जो एक हमारा डिपार्टमेंट था या टीम एक थी, तो वहां पर मैंने ज्वाइन किया। तो वहां जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि वहां पर लोग बड़े कॉम्पिटेंट लोग मुझे नजर आए, जो कि अपना काम बड़ा जो है एक कमिटमेंट के साथ कर रहे थे और बड़े अच्छे स्किल सेट के साथ काम कर रहे थे। तो मैं बड़ा फॉर्चुनेट मैंने फील किया कि मुझे एक बड़ी अच्छी टीम लीड करने के लिए मिली है। लेकिन जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थोड़ा सा फीडबैक लेना शुरू किया तो मुझे आइडिया ये हुआ कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक परसेप्शन है वो ये है कि ये लोग काम कर रहे होंगे कुछ, बट ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट, या फिर अगर उनको मालूम भी है तो ऑर्गेनाइजेशन उससे कोई फायदा नहीं उठा पा रही। ओके। यानी वो जो सॉल्यूशंस डेवऑप्स के या CI/CD के डेवलप हो रहे हैं वो आपकी जो ओवरऑल कंपनी की एक पूरी जो सप्लाई चेन है या उसकी जो डिलीवरी साइकिल है उसके अंदर कोई रोल प्ले नहीं कर पा रही। जबकि ओके। काम अच्छा हो रहा है एक तरह से, आप देख जब वहां बैठ के देखते हैं उस जगह पे काम अच्छा हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर फिर आ जाती है अडॉप्शन वाली चीज, आ जाती है उसके अंदर कल्चरल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। इसमें डिफरेंट तरह के लोग ऑब्वियसली नजर आए हमें अडॉप्शन के हवाले से। कुछ लोग ऐसे थे जो अडॉप्ट करना चाहते थे, लेकिन वो जो सॉल्यूशंस थे उनके साथ वो कंफर्टेबल नहीं हो रहे थे, कि क्योंकि पिछले 10 साल से एक तरीके से काम करते आ रहे थे, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि जब मैं इस तरह से चलाऊंगा तो ये ठीक चलेगा या नहीं चलेगा। और हम एक मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि फाइनेंशियल एप्लीकेशन हैं जो डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर चलती हैं। तो यहाँ पर रिलायबिलिटी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू के हम कितना तेजी से मार्केट तक पहुंचते हैं, लेकिन हम रिलायबल कितना ज्यादा है वो ज्यादा मैटर करता है। फिर कुछ लोग ऐसे थे कि जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाह रहे थे, यानी अगर पिछले 10 साल से एक तरह से काम कर रहे थे तो अपने स्किल्स को अपग्रेड ही नहीं करना चाह रहे थे। वो ही समझते थे कि अगर हमें इस चीज के ऊपर अप्रिसिएशन मिलती है कि अगर हम 10 घंटे लगाकर एक काम करते हैं और मैं आके कहता हूँ कि ये तो मैं एक क्लिक के ऊपर आपका ये काम कर दूंगा, तो फिर वो ये सोचते हैं कि फिर अगर ये एक क्लिक के ऊपर हो जाएगा काम तो फिर मैं क्या करूंगा। लेकिन सही। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं मैं कोई क्रिएटिव काम करूंगा। तो इस तरह के आपको डिफरेंट माइंडसेट्स के लोग मिलते हैं। तो और ये हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर जगह पर होते हैं ये, और ये हमेशा बॉटलनेक्स क्रिएट करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो एक तो ये है कि आपकी अपनी परसिस्टेंस कितनी है, आपका कितना टेम्परामेंट है कि आप अडॉप्शन के जो आपको चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें आप गिव अप नहीं कर जाते, आप इसको लेते हैं एज ए चैलेंज कि मैं करके रहूंगा। एक तो परसिस्टेंस की बात है। फिर बात ये है कि आप कितना ज्यादा ओपन है फीडबैक के लिए, कि आप ये नहीं सोचो कि यार ये लोग तो करना ही नहीं चाहते, तो मैं आप ये देखें ये लोग करना चाहते हैं, आप पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक ही रहें। आप ये देखें कि इनको क्या चैलेंजेस क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, अपने सॉल्यूशंस को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। एक तो ये बात है, और सबसे जरूरी चीज जो मैं कहूंगा वो है आपकी सीनियर मैनेजमेंट या जो आपकी टॉप टियर है उसकी कमिटमेंट कितनी है। तो मैं मेरे साथ बड़ा फॉर्चुनेट ये रहा कि मुझे कहीं से भी अगर किसी भी लेवल पे रेजिस्टेंस अगर मिली भी अडॉप्शन के हवाले से, तो वो फिर ओवरकम बाय टाइम वो इस तरह से हो गई कि हमारे पास जो सीनियर मैनेजमेंट या टॉप टियर थी वो बहुत कमिटेड रही हमेशा कि ऑटोमेशन होनी है चीजों की, और हमें एफिशिएंसी अपनी इंक्रीज करनी है, हमें अपनी कॉस्ट रिड्यूस करनी है, हमें अपना टाइम टू मार्केट रिड्यूस करना है, हमें अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी है। तो इसके लिए डेवऑप्स की जो सॉल्यूशंस हैं ऑटोमेटेड डिलीवरी पाइपलाइन के, या फिर इस तरह के जो प्रोसेसेस हैं उनके रिकमेंडेड प्रोसेस उनके ऊपर जाना है हमें। वी हैव टू लुक फॉरवर्ड। और अच्छा एक और मैं आपको मजे की बात बताऊं, एक तो ये होता है कि आपको इंडस्ट्री की तरफ से जो आप जहां पर आप सर्व कर रहे होते हैं ना वहां से पुश आता है कि आप जी। जल्दी नहीं कर रहे, आप ये नहीं कर रहे। हमारे साथ एक इंटरेस्टिंग सीन ये था कि हम जिस इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं, पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री, वो ये डिमांड ही नहीं कर रही थी। ठीक। वो तो ये कहती थी कि भाई आप जो पुराने तरीके से हमें काम कर रहे हैं वैसे ही करते रहे आप हमारे साथ काम। हम तो खुश हैं। अब जो लोग कस्टमर फेसिंग है वो कह रहे हैं यार जब कस्टमर डिमांड नहीं कर रहा तो तुम्हें क्या तुम्हें क्या ऐसी जल्दी मुसीबत करनी है। आई है कि तुम कह रहे हो यार जल्दी पहुंच जाओ उसके पास। लेकिन हम्म। बात ये है कि आपको अल्टीमेटली देखिए कस्टमर को आपको एजुकेट करना है, क्योंकि कस्टमर भी वहां पर आएगा जहां दुनिया जा रही है। ठीक है, सही। नहीं जाएगा तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। तो आपको एक तो कस्टमर को एजुकेट करना है और फिर आपको अपनी इंटरनल कॉस्टिंग और एफिशिएंसी भी तो देखनी है। अगर आपको कस्टमर ये कह रहा है कि आप चीज महंगी बनाओ,
तो आप महंगी नहीं बनाना शुरू कर देंगे। अगर आपको कस्टमर ही कह रहा है कि लो क्वालिटी बनाओ, तो आप लो क्वालिटी बनाना नहीं शुरू कर देंगे। तो बात ये है कि कस्टमर को हमेशा फॉलो नहीं करना, कस्टमर को भी आपको एजुकेट करना है। और जो हमारा एक पूरा विजन है वो ये है कि हम एज अ टेक्नोलॉजी पार्टनर इंडस्ट्री के अंदर कर रहे हो, जो सीनियर मैनेजमेंट की हमारी कमिटमेंट रही है। तो वो फिर हम वही एक माइंडसेट लेके चले कि एज अ टेक्नोलॉजी पार्टनर तो हमें कस्टमर्स को वो सॉल्यूशंस पुश करने हैं, उनको अडॉप्ट करवाने हैं। और उसको पहले इंटरनली अडॉप्ट करना है, फिर उनको करवाना है, चाहे उनकी डिमांड आए या ना आए। अल्टीमेटली वो रियलाइज करेंगे, बट इट विल बी टू लेट। हमें अपने आप को या जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं या ग्लोबल एक ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके साथ लाइंड अप रखना है, अगर हमें कम्पीट करना है ग्लोबली। तो ये सारी चीजें हैं मेरे ख्याल से जो हमने कन्विंस किया मैनेजमेंट को, और उनको समझ में आई बात। और जो है रेजिस्टेंस बिल्कुल रही, इसमें मैं बिल्कुल इसको एडमिट करूंगा, रेजिस्टेंस रही, हमें चैलेंजेस रहे, लेकिन अल्टीमेटली चीजें अडॉप्ट हो गई। अर्लियर और लेटर जो कुछ भी आप कहें, लेकिन वो फिर हमने ओवरकम कर लिए चैलेंजेस। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। आई थिंक और कल्चर की बात करते करते हमने चेंज मैनेजमेंट की बात करना शुरू हो गए, मुझे ऐसा फील हुआ, क्योंकि एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में लेके जा रहे थे, चाहे वो इंटरनल आपके जो लोग थे या आपके एक्सटर्नल, मतलब तो नेचुरली हम एक ऐसे स्पेस में आ गए जो कि लेट्स से द अनसेड ब्रेड एंड बटर हमारा होता है कि हम एक चेंज नेचुरली ला भी रहे होते हैं और बेहतरी की तरफ। एंड आई थिंक एक इसमें क्रेडिट देना पड़ेगा कंपनीज लाइक टीपीएस को, जिसमें मार्केट को इतने अब मतलब सीजनड एक तरह से प्रोडक्ट भी हो गया है, टीम भी हो गई है कि वो मार्केट कुछ मूव करती है टुवर्ड्स बेटरमेंट। हमेशा ऐसा नहीं होता कि कस्टमर आपको ड्राइव कर रहा होता है, आप अपनी तरफ से, क्योंकि आप अहेड हैं एक तरह से कि आपके लिए बेहतर है, वो वाली एडवाइस एक तरह से जाना शुरू हो जाती है। तो दैट आई थिंक नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड फॉर द कंपनी। आई थिंक अब आपके कोर स्पेस में आ जाते हैं कि थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को, नई ऑडियंस को खासतौर से डेवऑप्स के बारे में अगर आप बताएं कि क्या है, एक एब्रीविएशन है, क्या है, अजीब सा वर्ड है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में तो नहीं मिलता या शायद मिलता हो, आई डोंट नो। तो वो थोड़ा सा उसको टच कर कर अब हमें आप थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से डेवऑप्स जो है वो हमारे आपके इंडस्ट्री में आपको बेनिफिट कर रहा है, आपकी कंपनी में आपको बेनिफिट कर रहा है, और आगे कैसे देखते हैं, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक भी अगर हम चलें, क्योंकि आई कैन फील कि आपका एक डॉक्टरेट माइंड जो है वो सिर्फ करंट में नहीं रहता है, वो फ्यूचर को भी देखता है। तो आई वुड लाइक टू डेल्व इनटू दैट एंड लर्न मोर। अच्छा, डेवऑप्स की बहुत सारी डेफिनेशंस वैसे इंडस्ट्री के अंदर आपको मिलेंगी, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग्स उसकी मिलेंगी इंडस्ट्री के अंदर। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि डेवऑप्स को कुछ लोग कहते हैं कि डेवऑप्स किसी प्रोसेस का नाम है, कुछ लोग कुछ सेट ऑफ टूल्स के तहत डिफाइन करते हैं, कुछ लोग कुछ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस के तौर पे इसको डिफाइन करते हैं, और कुछ कहते हैं कि ये एक ऑटोमेटेड डिलीवरी पाइपलाइन है, या फिर कुछ टेक्नोलॉजीज से भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो सारी डेफिनेशन है ना, ये डेवऑप्स एक इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये इन सारी चीजों का अहाता करता है। प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपने डेवऑप्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको एक एस्पेक्ट तक। जैसे कि आपको बताऊं कि ये सारी चीजें जब आई कि आपकी एक ऑटोमेटेड डिलीवरी पाइपलाइन होनी चाहिए, आपके पास ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद से बन जाना चाहिए, उसकी ऑर्केस्ट्रेशन होनी चाहिए, ये सारी। तो उसके बाद हुआ ये कि इसको कैश कर लिया हमारे जो क्लाउड प्रोवाइडर्स थे कुछ, उन्होंने कहा कि भाई ये तो आप अपने डेटा सेंटर के अंदर ये चीज कर नहीं सकते हैं। तो वहां पर उन्होंने क्लाउड प्रोवाइडर्स ने उस अपॉर्चुनिटी को कैश करके, और फिर जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अपने जो उनका वीएसटीएस था उसका नाम रख दिया एज़्योर डेवऑप्स। तो उससे कुछ इंप्रेशन ये मिला कि डेवऑप्स इज सिनोनिमस विद यूजिंग क्लाउड, कि आप अगर क्लाउड यूज कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए और अपनी सर्विसेज ऑफर करने के लिए, तो आप डेवऑप्स कर रहे हैं, जबकि ये दोनों बिल्कुल एक डिफरेंट चीजें थी। वो क्लाउड जो है वो आपको फैसिलिटेट जरूर कर रहा था, लेकिन वो डेवऑप्स इज नॉट ओनली अबाउट द क्लाउड। तो डेवऑप्स है ये कि अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाऊं, तो एजिलिटी ने आके क्या किया, एजाइल ने आके हमारा जो डेवलपमेंट था, बिजनेस रिक्वायरमेंट जहां पर होती थी और जहां पर डेवलपमेंट होती थी और जहां पर टेस्टिंग होती थी, इन तीनों को एक जगह पर, इन तीनों फंक्शंस को जमा कर दिया। उनको कहा कि क्लोजली कोलैबोरेट करके आप काम करें। वो जो स्टेजेस थे, वो उन स्टेजेस की जो फ्रिक्शन थी उसको खत्म कर दिया, आके क्लोज कोलैबोरेशन में काम करना शुरू हो गया। अब इससे हमारी जो साइकिल्स थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, वो रिड्यूस तो हुई, और हम टाइम टू मार्केट भी हमारा रिड्यूस हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन एक बॉटलनेक अभी भी रह गया था, और वो ये था कि जब चीजें ऑपरेशंस में जाती थी, तो ऑपरेशंस वाले कहते थे कि दिस इज नॉट व्हाट वी रिक्वायर्ड।
तो अब ये पता चला कि ये जो साइलोज आपके जो 4-5 साइलोज थे, ये खत्म हो गए। अब ये रिड्यूस होके 2 साइलोज रह गए, एक डेवलपमेंट, एक ऑपरेशंस। तो डेवलपमेंट और ऑपरेशंस के साइलोज को फिर फर्दर रिड्यूस करने के लिए डेवऑप्स का एक कॉन्सेप्ट आया कि डेवलपमेंट और ऑपरेशंस के दरमियान जो वॉल है, उस वॉल को आप ब्रेक करें और ये लोग मिलके काम करें। अच्छा, ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया? ये ख्याल पहले भी यकीनन आया होगा, लेकिन पहले आपके पास इस तरह की टेक्नोलॉजीज नहीं थी जो आपको एक कंटिन्यूअस एक इस तरह की साइकिल बना के दे देती कि जो चीज डेवलप हो रही है वो टेस्ट होकर ऑपरेशंस तक फौरन मिल भी जाए और उस ऑपरेशंस की तरफ से जो फीडबैक आ रहा है उसको इनकॉर्पोरेट भी कर लिया जाए। जब इस तरह की टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हो गई, जहां पर आपके पास कंटिन्यूअस पाइपलाइन, ऑटोमेटेड पाइपलाइंस बन गई और फिर वो इतनी ज्यादा एडवांस्ड हो गई कि इस वक्त जो टॉप आपकी परफॉर्मिंग कंपनीज हैं वो विद इन सेकेंड्स अपने हर चेंज को विद इन फ्यू सेकेंड्स प्रोडक्शन तक लेकर जा रही हैं, वो इतनी ज्यादा कंटिन्यूअस हो गई हैं। तो उसके बाद फिर ये आपको एक चॉइस मिली, एक ऑप्शन मिला कि डेवलपमेंट और ऑपरेशन आप क्लोजली काम करें। तो अब ये क्लोजली काम करने की जाहिर सी बात है कि हर कंपनी के अपने 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 कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, अपने अपने स्ट्रक्चर्स हैं, तो डिफरेंट उसके मॉडल्स हैं, लेकिन जो इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो यही है कि डेवलपमेंट और ऑपरेशंस क्लोजली काम करें, क्लोज फीडबैक लूप हो, फेल अर्ली का कॉन्सेप्ट हो और कोई गैप्स ना रह जाएं इन दोनों के दरमियान, कि जहाँ जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है और जो ऑपरेशन होते जा रहे हैं वो वैसे ही चलते रहें। तो उसके लिए आपको अपने प्रोसेसेस भी चेंज करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको अपना जो कल्चर है उसको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसको आपके लिए आपका जो टूल सेट है, जो स्किल सेट है उसको भी अपग्रेड करना पड़ेगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज भी अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। तो इन तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करना पड़ेगा जो आपको डिफरेंट डेवऑप्स की अंडरस्टैंडिंग्स मिलती हैं। तो ये सारी चीजों का अहाता करता है, लेकिन बात यह है कि जो डेवलपर चेक इन कर रहा है, डेवलपर के चेक इन से लेके और प्रोडक्शन तक जाने तक और उसकी मॉनिटरिंग तक एक कंटिन्यूस साइकिल हो, आपके पास कंटिन्यूस फीडबैक लूप हो और उसके लिए उसको इनेबल करने के लिए फिर जैसे जैसे आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस करनी है वो आप करते जाएं। तो दिस इज ऑल अबाउट डेवऑप्स। ठीक है, आई थिंक आखिरी सवाल एक पूछता हूँ फिर समरी की तरफ चलते हैं। अब ये डेवऑप्स के अंदर जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया तो मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि दो किस्म के लोग हैं ये, मतलब अगर अगर हम दो मैं मतलब वॉल्स तो ख़त्म हो गई, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग ये अभी भी दो तरह से सोचते हैं। अब एक जिस तरह डेवलपर सोचता है वर्सेस एक ऑपरेशंस का बंदा सोचेगा, आई थिंक थॉट प्रोसेस अभी भी डिफरेंट है। तो इन दोनों बिल्कुल को ऐसा ही है। साथ में वॉल ब्रेक कर कर क्लोज तरह काम कराने में मुझे जहन में चैलेंजेस आना चाहिए, ये मुझे आ रहा है जहन में कि कुछ चैलेंज आने चाहिए, लेकिन वो क्या होंगे प्रॉब्ली मैं सुनना चाह रहा हूँ आपके एक्सपीरियंस से। मुझे ये क्लिक नहीं हो रहा कि क्या चैलेंजेस होंगे, लेकिन ये हो रहा है कि होंगे ज़रूर, क्योंकि वो वे ऑफ थिंकिंग इज़ डिफरेंट, उनके डिलीवरेबल्स, उनके एपीआईज आर डिफरेंट। तो उसमें थोड़ा सा अगर रोशनी डालें आप। जी, मैं आपको बताऊं, देखिए इनके एक बल्कि कोटेशन भी है कि devs आर फ्रॉम मार्स एंड ops आर फ्रॉम वीनस, कुछ इस तरह वीनस, की है। ओके, इतना फर्क है, सो ओके। सो इतना ज्यादा फर्क, लेकिन इसके अंदर जो फिलोसफी है वो ये है कि जो चेंज सेट है, वो चेंज सेट अगर कम हो जाता है तो आपके पास जो डिफरेंसेस का जो समझ ले मार्जिन है, या उसके उसके अंदर जो आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। तो अच्छा। जब आप कंटिन्यूअसली, यानी अगर आप एक बड़ा चेंज सेट लेके अगर 2 हफ्ते के बाद पहुंचते हैं और वहां पर जो डिफरेंस आते हैं वहां पर पैनिक ज्यादा होता है। अगर आप एक छोटा चेंज सेट लेके पहुंचते हैं, वहां पर जो डिबेट होती है वो रिलेटिवली सिंपलर डिबेट होती है। ओके। तो ये इसकी एक फिलोसफी है कि अगर आप चेंज सेट छोटा कर दें, फीडबैक लूप को आप क्विक कर दें, तो जो डिफरेंसेस हैं वो इस तरह से रिड्यूस हो। दोनों के अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन वो चेंज सेट छोटा करने से चीजें सिंप्लीफाई हो जाती हैं। बस ये मतलब एक इसका उसके अगर एडवांटेज। चेन सेट का डिफरेंट टर्म अगर मैं यूज करूं तो मतलब उस बड़ी चीज के डिलीवरेबल को छोटे फीचर्स में ब्रेक कर लिया जाए और उस पर बिल्कुल, ज्यादा जल्दी जल्दी बात की जाए। फीचर्स, हाँ बिल्कुल। इसके डिफरेंट आर्किटेक्चरल लेवल पे भी चीजें हैं कि माइक्रो सर्विसेज का कॉन्सेप्ट है, नैनो जी। सर्विसेज का कॉन्सेप्ट है। जितना ज्यादा आप अपने सॉफ्टवेयर को ब्रेक करेंगे, जितना ज्यादा आप अपनी डिलीवरी को ब्रेक करेंगे, उतना ज्यादा आपके पास चीजें, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो उतना ज्यादा मिनिमाइज हो जाएंगे आपके पास। ठीक ठीक जैसे ठीक। मैंने आपको बताया, टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज जो हैं, उनकी अगर आप एग्जांपल्स लें तो यानी ऐसी भी कंपनीज है कि हर 11 सेकंड्स के बाद वो अपने कोड चेंज को प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर रही हैं। तो अब ठीक। इधर यहाँ पर ये होता है कि चीजें इतनी ज्यादा ऑटोमेटेड होती हैं और इतनी ज्यादा कंटिन्यूअस होती हैं कि यहाँ पर डिफरेंस का आपके पास मार्जिन रह बहुत कम जाता है। तो इतना ज्यादा ठीक। क्लोजली काम कर रहे होते हैं ये लोग। तो ये एक एडवांटेज मिल जाता है आपको डेवऑप्स से। ठीक ठीक। आई थिंक बहुत बहुत यूजफुल
डिस्कशन रही, और मुझे थोड़ा ये हो रहा था कि आज थोड़ी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन आई थिंक अच्छी तरह से हमने उसको कूजे में जो है 3-4 एरियाज काफ़ी इंटरेस्टिंगली टच हो गए, तो ऑल क्रेडिट टू यू। समराइज की तरफ थोड़ा चलते हैं। उमैर, तो मैं कोशिश करता हूँ जो बात आज हमने कोशिश की हमारी ऑडियंस को पहुँचाने की, कि एक तो सबसे पहली बात कि एजाइल जो है वो माइंडसेट है। आई थिंक माइंडसेट से हमने बात शुरू की, और अनफॉर्चुनेटली थोड़ा प्रैक्टिसेस और फ्रेमवर्क और इसके ऊपर थोड़ी बात थोड़ी ज़्यादा चली गई, इसलिए पाकिस्तान में थोड़ा वक्त लगा, और आई थिंक अब पिकअप होना शुरू हो गई है बात ऑर्गेनाइजेशंस में, लेकिन वी टुक अ बिट लॉन्गर टू ट्रूली बिकम एजाइल। वर्सेस अब फोकस जिस तरह आ रहा है कि ट्रू वैल्यूज़ क्या थी और किस वजह से एजाइल था, तो उसके बाद फिर फ्रेमवर्क्स और ये थोड़े से इरेलेवेंट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी उनकी इंपॉर्टेंस एक तरह से कम हो जाती है कि भाई जैसे भी इंप्लीमेंट कर लो एज लॉन्ग एज के आपका माइंडसेट एजाइल है। तो आई थिंक बात अच्छी हमने वहाँ से इस्टेब्लिश की, और फिर आपके एक्सपीरियंस से हमने एक तो आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपने किस तरह वही प्रिंसिपल्स को यूज़ किया, कोलैबोरेशन का, और 3 Ts का आपने मेंशन किया, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रूथ। तो वो किस तरह आपने डोनर्स के साथ आपने वही चीज़ यूज़ की, और उस कोलैबोरेशन को बेसिकली आपने हाईलाइट किया फ्रॉम फ्रॉम द एजाइल मैनिफेस्टो। तो वो आपको सक्सेस नज़र आई उसके अंदर, कि एक तो इतने सारे एनजीओज के बावजूद लोग आपके पास अभी भी आते हैं, दे गेट बेनिफिट, कि उनको नज़र आता है उनके गोल्स जो हैं वो भी मीट हो रहे होते हैं। और फिर इंटरेस्टिंगली कोई और हमें पीएचडी कैंडिडेट सुन रहे हैं या कोई मुश्किल पढ़ाई या रिसर्च करने जा रहे हैं, तो वी सॉ कि हाउ यू हैव एक्चुअली एम्ब्रेस्ड एजाइल एज पार्ट ऑफ अ वेरी टफ जर्नी ऑफ बिकमिंग अ पीएचडी, जिसमें यू आर ऑलमोस्ट एक्सपेक्टिंग चेंज, एंड नॉट जस्ट एक्सपेक्टिंग चेंज, यू आर गोइंग देयर एंड सीइंग कि वो चेंज क्या है। ये फीडबैक लूप जो आपने खुद एम्ब्रेस किया, कि रादर देन 6 मंथ्स भी वेट किया जाए कि मैं कैसा जा रहा हूँ या मैं डायरेक्शन सही है, you actually introduce that feedback loop with your evaluators, और उससे आपने वो रेट्रो का कॉन्सेप्ट जो है वो एक पीएचडी के अंदर भी आपने अपनी जर्नी में अप्लाई कर दिया, विच आई थिंक इज़ अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ एक मुश्किल चीज़ जो एक पीएचडी का जर्नी होती है, उसको आपने किस तरह एजाइल की तरह अप्लाई किया। और फिर हमने आपकी टीपीएस की स्टोरी सुनी, कल्चर के ऊपर आपने बात की, एंड आई कुड सी तशनगी रह गई, इंशाल्लाह मौका ढूंढ के फिर दोबारा से इसके अंदर थोड़ा डिटेल में चलेंगे, लेकिन आई थिंक इन अ नटशेल बहुत अच्छा आपने शेयर किया कि इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी दोनों जगह पर डेफिनेटली इट वाज अ डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग, डिफरेंट वे ऑफ काइंड ऑफ डिलीवरिंग थिंग्स फ्रॉम ट्रेडिशनल, लेकिन उसमें आपने 3 चीज़ें हाईलाइट की, कि परसिस्टेंस, के गिव अप नहीं किया, कि भाई लोग नहीं करना चाह रहे तो यू डिडंट गिव अप, यू वर एट इट। फीडबैक आपने रखा, ये नहीं था कि भाई अच्छा भाई नहीं करे तो नहीं करे, यू आर आस्किंग देम कि भाई क्यों नहीं कर पा रहे या क्या हर्डल्स हैं, एंड यू वर एबल टू कन्विंस देम इवेंचुअली। एंड थर्ड थिंग आई थिंक, एक चेंज के लिए नेसेसरी जो एक चीज़ होती है वो सीनियर मैनेजमेंट बाय इन, सीनियर मैनेजमेंट ड्राइव। तो ये 3 चीज़ें आपने हाईलाइट की, विच आई थिंक वाज आल्सो वेरी यूजफुल। और फिर डेवऑप्स का एक क्विक क्विक नटशेल व्यू जो है आपने शेयर किया, एंड आई थिंक कोई सुनना चाह रहे हैं तो आराम से आप गूगल करें और आपको मुख्तलिफ चीज़ें डेवऑप्स के ऊपर मिल जाएंगी, लेकिन आई थिंक आज के सेशन में उमर ने एटलीस्ट हाईलाइट कर दिया कि ये 4-5 चीज़ें आप सुनेंगे, लेकिन वो सभी डेवऑप्स है। डोंट ट्राई टू बिकम इन वन ऑफ दीज 5 बकेट्स। डेवऑप्स एक वाइड फील्ड है जिसका इवेंचुअल गोल जो है वो साइलो को ख़त्म कर कर एक चीज़ को क्विकली जो है, और ऑब्वियसली क्विकली के बजाय रिलायबल भी हो सकता है, अपने आप डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरह मैंने भी डिफाइन किया कि उनकी कंपनी में रिलायबिलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट वर्सेस क्विक चेंजेस। तो वो तो आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वो गोल्स डिलीवर करने के लिए डेवऑप्स की अडॉप्शन का जो अप्रोच जो है शेयर की। तो उमैर, आखिर में मैं कोशिश तो की समरी करने की, लेकिन अगर कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, वरना आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहें तो दैट बी वेरी यूजफुल, उसके बाद फिर इंशाल्लाह क्लोज करते हैं। बस उमर, मैं ये कहूँगा कि अगर मैं एक बहुत बेसिक सी चीज़ रिपीट करूँगा कि हम वी ट्राई टू डू एजाइल, वी डोंट ट्राई टू बी एजाइल। तो अगर हम बी एजाइल एजाइल होने की कोशिश करें ना, तो हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो बड़ा ब्रॉड हो जाएगा। ये जो एजाइल विद स्मॉल ए है ना, ये हमारी लाइफ में ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन द एजाइल विद बिग ए, क्योंकि वो फिर आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है बहुत सारी चीज़ों में कि यहाँ पर अप्लाई होगा, यहाँ नहीं होगा। बहुत सारी इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं, बट इफ यू ट्राई टू बी एजाइल देन यू विल फाइंड योर वे, और उसकी कहीं न कहीं आपको उसका रास्ता मिल ज़रूर जाएगा। और मैं ये कहूँगा कि अगर एजाइल की कोई छोटी-सी चीज़ अगर आप एक चीज़ भी अपना सकते हैं, तो रेट्रो को ज़रूर आप अपना लें, क्योंकि वो रेट्रो आपको वो रास्ता ज़रूर प्रोवाइड कर देगा अल्टीमेटली जो आपको एजाइल होने के लिए रिक्वायर्ड है। So this is my final message, or I think this should be simple enough to
comprehend. So I don't want to complicate it. Very excellent. I think couldn't have ended better. Be agile rather than focusing on do agile. The do will come. Be अगर होगा तो do खुद ब खुद जो है वो खुलना शुरू हो जाएगा. Very well said उमैर. दोबारा से आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए और अब अपनी ऑडियंस से मुखातिब हूँ. इसी तरह जो है हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीरीज से एंजॉय कर रहे हो होपफुली आप, और हमारे साथ कमेंट्स और फीडबैक रेट्रो के जरिए हमारे साथ भी जो है वो फीडबैक लूप कंटिन्यू रखें, क्योंकि इसी तरह हमने अपने कंटेंट को इम्प्रूव करना है. और अगर जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स जो इंटरेस्टेड हैं इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूटोपिया हमने इस्टेब्लिश कर लिया है. फिलहाल फेसबुक पर ही है. एक थॉट आई थी कि इसको लिंक्डइन पे करना चाहिए क्योंकि इट्स मोर प्रोफेशनल. इंशाल्लाह इस पे सोच करेंगे, फीडबैक भी आया है इसके ऊपर, लेकिन फिलहाल हमने लोगों को जमा करना शुरू कर लिया है एक फेसबुक ग्रुप के ऊपर. लिंक जो है इस वीडियो के साथ में शेयर कर दूंगा. तो ज़रूर हमारी ज्वाइन करें. और वही है थॉट एक्सचेंज यूटोपी के यूटोपिया का एक कोर जो लेट्स से मंत्रा है, या हम जो अचीव करना चाह रहे हैं वो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है, कि हम एक कम्युनिटी के अंदर एक दूसरे से सीखने वाला, जो सीखने सिखाने वाला जो सिलसिला है वो हम जो है इस्टेब्लिश करें. और ये पर्टिकुलर कम्युनिटी पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर फोकस कर रही है. तो वेलकम टू ज्वाइन. प्लीज़ आराम से आप जो है हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. इंशाल्लाह अगली किसी एपिसोड में एक और होनहार पाकिस्तानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल से हम दोबारा गुफ्तगू करेंगे. अपने गेस्ट का दोबारा से शुक्रिया. इंशाल्लाह अगली दफ़ा यूटीपी दोबारा हाजिर होंगे, और हमें दुआओं में याद रखें. अस्सलाम वालेकुम. पाकिस्तान जिंदाबाद.